हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी शुरू कर रखी है फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तो कल ये सेकंड चैप्टर था, हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है कि विविधता और क्या बताया इसमें, विविधता और भेदभाव। यानी कि भारत के अंदर हमें विविधता तो देखने को मिलती ही है, उन विविधताओं के साथ साथ में हमें लोगों के साथ होने वाला भेदभाव भी देखने को मिलता है। और ये भेदभाव भी हमें कई लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कोई लिंग के आधार पर कोई किसी से भेदभाव किया जा रहा है कि हम इस पोस्ट के लिए, कोई मेल है उसको इतनी सैलरी देंगे, कोई मेल है वो इतने घंटे काम करेगा, और अगर कोई फीमेल है तो हम उसे इतनी सैलरी देंगे और वो इतने घंटे काम करेगी। इस आधार पे भेदभाव हो सकता है। कोई विशेष जाति को लेकर हो सकता है, भाषा को लेकर है, कोई धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर, यानी कि किसी भी आधार पर हमें भेदभाव होता हुआ दिख सकता है। तो यही इस चैप्टर में बताई है। हाफ चैप्टर कल हमने डिस्कस कर लिया था और बाकी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ से कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं ये कैसे होती हैं, इसमें क्या बताया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। और ये रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं वो कैसे होती है, यानी कि हम किसी व्यक्ति जो है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए कोई स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। तो वो स्टीरियोटाइप क्या होता है, कैसे किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट करता है हमारी सोशल लाइफ के ऊपर, तो वो इसमें बताया है। जैसे देखो, जब हम स्टीरियोटाइप का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें ना, तो बेसिक मीनिंग क्या है कि हम किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो मैथ के अंदर अच्छी नहीं हो सकती हैं, और ना ही जो लड़कियां होती है वो एक अच्छी साइंटिस्ट हो सकती है। तो ये सिर्फ हमारी एक स्टीरियोटाइप है जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम आज देखें तो साइंटिस्ट की काफी अच्छी पोस्ट है जिनके ऊपर फीमेल्स को अपॉइंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए कैपेबल है, तो वो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए गई है। जितने भी अगर हम मतलब अगर देखें आईपीएस देखें तो उनके अंदर भी काफी सारी महिलाएं हैं। ठीक है, तो यानी कि हम ये एक स्टीरियोटाइप है कि जितने भी शक्तिशाली जो काम होते हैं, पावर के से रिलेटेड कोई काम है, तो वो काम कौन करता है, मेल ही कर सकता है। तो ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है, इसी को लेकर ये पॉइंट आउट है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को भी कंजूस, अपराधी या फिर बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही खांचे में जड़ देती है। जैसा कि मान लिया जाता है हवाई जहाज उड़ाने में लड़कियां नहीं काम नहीं कर सकती है। ये सेम ही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, सिर्फ ये मैं आपको एक रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ कि जो मैंने आपको ओरल बताया है बुक में भी वही दे रखी है स्टोरी। ठीक है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। असमानता और भेदभाव, यानी कि हमारे साथ में कुछ असमानताएं होती है, किसी को समान अवसर दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। और उन असमानताओं के साथ ही हमारे साथ में क्या होता है, भेदभाव भी होता है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रोक देते हैं,
एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं दे लेने देते, दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पी सकते, तो इसका मतलब है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और उनको बिल्कुल भी समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है। भेदभाव कई कारण से हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये एक स्टोरी दे रखी है, मतलब भी भेदभाव के कारणों की स्टोरी दे रखी है, जो पीछे भी इसको बताया गया है। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस स्टोरी के अंदर कुछ खास नहीं है। ये तो वैसे ही बच्चों के लिए एक पढ़ने की स्टोरी है, ठीक है? इसके बाद में देखो यहाँ पर देखो क्या बताया है कि ये जो कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे एक समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास में अपनी जरूरत को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि एक तो वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, दूसरा उनके साथ में असमानता का भी व्यवहार किया जा रहा है। कुछ तबके समाज के अंदर ऐसे होते हैं जो दोनों प्रकार की ही मार को झेल रहे होते हैं, उनकी कंडीशन ज्यादा खराब मानी जा रही है। भेदभाव का सामना करने पर अगर वो क्या है, इस भेदभाव का उनके खिलाफ में जो अत्याचार हो रहा है या उनको किसी भी चीज के अंदर समान राइट नहीं दिए जा रही हैं, तो वो किस प्रकार से उसका सामना कर सकते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बडाईगिरी, खेती और बुनाई इत्यादि। कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। यानी कि लोगों को अपर कास्ट और लोअर कास्ट के आधार पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और मतलब उत्कृष्ट कहा है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को एक बड़ी पोस्ट पे रखा, वो तो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, लेकिन जिस समूह को उन्होंने क्या है, नीचे जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के अंदर जो निचला स्थान दिया है, ठीक है, उनको वो क्या मानती है, अछूत मानते हैं और अयोग्य मानते हैं कि ये किसी काम के नहीं हो सकते हैं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। इनको क्या करते थे, जो लोअर कास्ट के जो भी लोग थे, उनको उनकी कास्ट से रिलेटेड ही काम करने की अनुमति थी। जैसे कि अगर कोई कुम्हार की फैमिली में जन्म हुआ है किसी बच्चे का, तो वो सिर्फ अपने पापा की तरह है, मतलब मटके बनाने का ही काम कर सकता है। इसके अलावा अगर वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है या वो अच्छी कारीगरी करता है, तो उसको किसी दूसरे काम को करने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ वो अपनी कास्ट बेस्ड वर्क ही करने की परमिशन उनको दी गई थी। जैसे यही बताया, उदाहरण के लिए समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को हटाने की इजाजत थी। उन्हें उच्च जाति के लोगों के घरों में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह उच्च जाति के लोगों को भी जो अधिकार हासिल थे, उससे वे तथाकथित अछूत वंचित होते हैं। यानी कि उनको किसी भी उच्च जाति के व्यक्ति की चीज को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, छू नहीं सकते थे। इसलिए लगता है कि शायद वो अछूत ही है। वो दूसरों से अगर अलग बिहेव किया जा रहा है उनके साथ में, तो वो यानी कि अछूत है, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। ये इनके साथ में बताया गया है। अब नेक्स्ट जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन है, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था एक। तो इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक निम्न जाति से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के दम पर
उन्होंने कहा कि अगर हम जो निम्न जाति के लोग हैं उनको आरक्षण देंगे तो वो कितने समय तक कर सकेंगे, उस आरक्षण का यूज वो कब तक करेंगे। आरक्षण अगर उनको मिलेगा तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लिख कर अपनी जो पोजीशन है उसको बदलें। और अगर हम चाहते हैं हम समाज में दूसरे लोगों के साथ में आए, उनके जैसे रहें, तो हमारे पास में एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षा से हमारा स्तर ऊंचा हो सकता है, आरक्षण से तो हम सिर्फ कुछ ही समय के लिए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, लाइन टू लाइन देख लेना इसको, हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महर जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महर लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे अपनी जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर जी ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति की प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत ना हो, सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की इज्जत हो। यानी कि समान पूर्वक जीवन जीना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। सम्मान जो है उसको लोअर कास्ट या अपर कास्ट देकर व्यक्ति को सम्मानित ना किया जाए। जो योग्य है उसे आप सम्मान दो, और वैसे हर एक व्यक्ति का ही समाज में सम्मान होना चाहिए ताकि वो क्या है, समाज के अंदर एक अपमानित महसूस ना करे, वो गर्व से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आगे फिर ये एक ना गांव की कोरे वाला गांव है जिसकी कहानी दी गई है, तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये करो समानता के लिए संघर्ष। यानी कि बहुत से समुदाय ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को दूसरे समुदायों के इक्वल रखने के लिए और जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को मिटाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लंबी लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, तब जाकर उनको उनके अधिकार मिले, वो स्वतंत्र हो पाए, उनको समानता मिली दूसरे लोगों से। ठीक है, ब्रिटेन शासन, ये यहाँ का पॉइंट है। ऊपर वाली तो सारी ये स्टोरी है, पर एक बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ब्रिटेन शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिन गैर बराबरी का अनुभव किया उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले की बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास में शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उनको भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। यानी कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय जिनके साथ में भी भेदभाव किया जा रहा था उन सभी ने ही अपनी अपनी जो जिस चीज की उनको जरूरत थी आंदोलन के अंदर संघर्ष में वो मांग रखी उन्होंने। दलितों ने भी अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलवाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, एक राष्ट्र बन गया, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किए। संविधान में लिखने वाले लोगों को भी इस बात से अवगत करवाया कि हमारे समाज में कैसा भेदभाव किया जा रहा है और लोग उसके खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष कर सकते हैं। कई नेता इन लड़ाइयों के में हिस्सा लिया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो उन्होंने खुद जब वो छोटे थे तो इस बात को वो देख चुके थे, बड़ी नजदीकी से देखा था उन्होंने कि भेदभाव क्या है, अपमान क्या होता है। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों की पैरवी की थी।
संविधान ने नेताओं में एक ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पष्टता यानी कि छुआछूत। अस्पष्टता कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 17 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 17 के अंदर इसका वर्णन किया है। कई बार जो है चैप्टर क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। जैसे इसमें अस्पष्टता यानी कि छुआछूत कि कोई भी निम्न जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपर कास्ट का कोई व्यक्ति उसकी चीज को या उसमें जो चीज इस्तेमाल की है, कोई भी पब्लिक चीज है, उसको वो टच नहीं कर सकता था। यही था अस्पष्टता और छुआछूत कानून। इसको आर्टिकल फंडामेंटल जो राइट है हमारे उनके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो कई बार जो है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनके अंदर आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं कि ये आर्टिकल है, इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया। हम हमारी एक अलग से क्लास लेंगे जिसके अंदर जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या और कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम कवर करेंगे। जो बेसिक आर्टिकल जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं उन आर्टिकल को ही कवर करेंगे। वैसे तो आर्टिकल आपको पता ही बहुत सारे आर्टिकल हैं। हमें क्या करना है? हर एक चीज को नहीं पढ़ना है, हमें उतनी चीज को पढ़ना है जिसमें से हमारा पेपर कवर हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी उनको क्या देना चाहिए? उनको समानता का अधिकार दे और उनके साथ में छुआछूत जैसा जो ये घिनौना व्यवहार बिहेव है वो ना किया जाए। नेक्स्ट क्या है? हालांकि हमारे संविधान में इस बात पर भी जोर दिया गया है, इस बात पर कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया। उनके आंदोलन और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जरूरी। यानी कि अगर व्यक्ति चाहता है कि वो समानता के साथ रहे समाज में तो उसे भी क्या करना होगा? टाइम टू टाइम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष के द्वारा ही वो अपने अधिकारों को पा सकता है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार बनाने, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। यानी कि हर किसी को आज़ादी हो कि वो अपने धर्म, जो उसे धर्म अच्छा लगता है, वो उस धर्म को अपनाए। जिस धर्म की वो पालना करना चाहता है वो उस धर्म की पालना करने के लिए स्वतंत्र हो। एक व्यक्ति का धर्म किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर धर्म पर ना सौंपा जाए। हालांकि माता पिता भी अपने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि वो जिस धर्म का पालन कर रहे हैं बच्चे भी उसी धर्म को अपनाएं। अगर बच्चों की इच्छा है तो वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहा है कि एक व्यक्ति का धर्म सभी के ऊपर ना थोपना, सभी को अपना अपना धर्म मनाने की आजादी दी जानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत क्या बन गया? एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जहां पर किसी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों का समान इज्जत दी जाती है और जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और इसके अंदर जैसे ये बताया गया है, मतलब हमने इसमें पूर्वाग्रह को देखा, स्टीरियोटाइप क्या होती है उसको भी देखा, स्टीरियोटाइप के बाद में असमानता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, और एक हमने देखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो एक डिटेल परिचय दिया है वो देखा हमने। और नेक्स्ट हमने ये देखा कि संविधान के अंदर कैसे बताया गया कैसे लोग अपने संघर्षों से अपने अधिकार है, समानता है, उसको जी सकते हैं।
और कुछ इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं इस चैप्टर में जिनका वर्णन किया गया है, जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल इसके अंदर आ जाएगा 25 और 26 आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की इसमें कुछ आर्टिकल है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर। कल हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है, वैसे तो कोई क्वेरी नहीं रह सकती है क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन करवा के, जो समझाने वाली चीज़ है वो डिटेल में समझाई है, कोई भी एक क्वेरी रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप उस क्लास को अच्छे ढंग से टाइम टू टाइम देख सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू।